किसी भी आदमी को लेखक बनने के लिए संवेदनशील हृदय बहुत कुछ निर्भर करता है। मुआवजा एक ऐसे गांव की कहानी है। उस गांव को अचानक जमीनों का भारी मात्रा में मुआवजा मिल गया। उन्हें तो पता ही नहीं था कि पैसे का कैसे उपयोग किया जाता था। कुछ लोग व्यापार में चले गए और वहां फेल हो गए। कुछ लोगों को बैंकों और इंश्योरेंस कंपनियों ने ठग लिया। कुछ लोग विलासिता में इतने डूब गए, उन्हें लगा कि ये तो इतना पैसा है, कभी खत्म ही नहीं होगा, और वो बर्बाद होते चले गए। राजनीति इंसान को पतन की ओर ले जाती है। इस उपन्यास में उत्तर प्रदेश की पुलिस की संरचना के बारे में बहुत से विस्तार से दिखाया गया है, और खास तौर पर यहाँ अपराधी और पुलिस का क्या तालमेल होता है, किस तरह एनकाउंटर्स किए जाते हैं, होली के गीत, दुल्हन के स्वागत का संगीत, गांव की मिट्टी में नंग धड़ंग खेलते बच्चे, स्वांग, तमाचे, रामलीलाएं और नटों की कलाबाजियां तथा गांव के छोटे मोटे मसले सुलझाने के लिए लगती पंचायतें इतिहास की गर्द में दबकर विलीन हो गए हैं। एक गांव था जो अब नहीं है, कहीं नहीं है। क्या एक लेखक के कंधे पर हमेशा ही जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि वो समाज को कुछ दे। सत्ता, सुरा, सुंदरी, इन तीनों की चाहत कब किस इंसान की उस तपन को उसके पतन में कितना गहरा ढकेल देती है, अगर ये जानना हो तो पतन पढ़िएगा। और पतन को लिखने वाले जो लेखक हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, रविंद्रकांत त्यागी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर खुल के पर। और सबसे पहले तो मैं जो इंट्रोडक्शन करा रहा हूं छोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास दर्जनों किताबें पड़ी हुई हैं यहाँ पे। अभी हालिया जो किताब रिलीज हुई है उसका नाम है मुआवजा। इसके पहले वंश बेल में दंश, पिघलती मिट्टी, पतन, और पतन से पहले गोश्तखोर, जो कि बहुत ज्यादा जो है पढ़ी गई। इसके अलावा चौमासा और लंपट, ये सारी किताबें, इस तरीके की दर्जनों किताबें लिखने वाले। शुरुआत करना चाहेंगे रविंद्र सर, आपकी जो नई किताब आई है मुआवजा को लेकर, बेसिकली इसकी कहानी क्या है और इसकी जो पृष्ठभूमि है वो कैसी है? वास्तव में मुआवजा एक ऐसे गांव की कहानी है जो एक गांव था, उसकी अपनी एक संस्कृति थी, अपनी एक जीवन शैली थी, रहन सहन था, भाषा थी, मगर उस गांव को अचानक जमीनों का भारी मात्रा में मुआवजा मिल गया। तो किस तरह उस गांव की पूरी संस्कृति नष्ट हो गई, लोगों की जीवन शैली बदल गई, भाषा बदल गई, रहन सहन और रिवाज बदल गए, शादी ब्याह बदल गए, किस तरह परिवर्तन उनके जीवन में आया है मुआवजे के बाद। ये इसका मैं भुक्तभोगी भी हूं, क्योंकि मेरा अपना गांव सिहानी गाजियाबाद के नजदीक है। उसकी जमीन को कुछ बरस पहले आर जोन यानी रेजिडेंशियल जोन घोषित कर दिया गया था। तो उसके बाद लोगों को पैसा मिलना शुरू हो गया। जो गरीब किसान बहुत संघर्ष के साथ अपना जीवन गुजार रहे थे, जिन लोगों को अनाज खत्म होने के दिनों में नई फसल आने और अनाज खत्म होने के बीच के फासले को जीने के लिए एक संघर्ष करना पड़ता था, उन लोगों के पास करोड़ों रुपए आ गए। तो बहुत से लोग उस पैसे को प्राप्त करके अघा गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि, क्योंकि वो शहर के रहने वाले व्यापारी तो थे नहीं, उन्हें तो पता ही नहीं था कि पैसे का कैसे उपयोग किया जाता था। कुछ लोग व्यापार में चले गए और वहां फेल हो गए। कुछ लोगों को बैंकों और इंश्योरेंस कंपनियों ने ठग लिया। कुछ लोगों को इन्वेस्ट कराने के नाम पर प्रॉपर्टी डीलर्स ने पैसे लगवा दिए और वहां उनका पैसा डूब गया। कुछ लोग विलासिता में इतने डूब गए, उन्हें लगा कि ये तो इतना पैसा है, कभी खत्म ही नहीं होगा, और वो बर्बाद होते चले गए। इस तरह एक गांव के अलग अलग पात्र की, बहुत सारे सामूहिक पात्रों की अलग अलग दिशा में जाने वाली कहानी है मुआवजा। इनमें से अधिकतर लोग मेरे रूबरू मैंने देखे हुए हैं, मेरे भुगते हुए हैं, उनके अनुभव मुझे प्राप्त हुए हैं, मुझे उनकी जानकारी है। उस आधार पर मुआवजा नामक पुस्तक लिखी गई। यथार्थ के बिल्कुल करीब ये किताब है। मैं चाहूंगा कि इस किताब को, अगर आप लोग ये किताब चाहते हैं तो ये किताब ऑलरेडी जो है तमाम प्लेटफॉर्म से उपलब्ध है, और चूंकि ये अभी हाल ही रिलीज हुई है, सबसे तत्काल रिलीज किताब है, तो इस वजह से मैं उम्मीद करता हूं कि इस किताब को पढ़कर आपको भी कुछ ऐसी इंसाइट्स मिलेंगी जो रविंद्र सर ने बताई। दो चीजें हैं, जब भी आप किताब लिखते हैं सर, तो किताब लिखने से पहले क्या मन में पहले ही पटकथा बनानी पड़ती है, या फिर कुछ कहानियां आपके पास जो आती हैं उनको पिरो कर जो है वो किताब जो है निकाली जाती? अधिकतर मैं किताब का अंतिम पहरा पहले सोचता हूं। अच्छा।
किसी भी आदमी को लेखक बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दो चीज चाहिए। एक तो संवेदनशील हृदय, किस घटना को आप किस दृष्टि से देखते हैं जी इस पे बहुत कुछ निर्भर करता है जी। मैं अक्सर उदाहरण देता हूं कि अगर एक कार्यक्रम हो रहा है और उसमें 10 लोग बैठे हैं और एक बच्चा रोता हुआ आया और उस बच्चे को उसकी मां पकड़ कर ले गई धमकाते हुए, धक्याते हुए, कई लोग कहेंगे कि ये झुग्गी वाले ऐसे उपद्रव करते रहते हैं, इस तरह के लोग हैं। कुछ लोग दूसरी दृष्टि से सोचेंगे कि पता नहीं कौन है, किसकी माँ है, इसकी माँ होगी, इसने कुछ बदतमीजी की होगी। मगर एक लेखक उसे दूसरे तरीके से देखेगा। वो देखेगा कि इसकी माँ आर्थिक कारणों से चिड़चिड़ी हो गई होगी, क्या पता ये इसकी सौतेली माँ हो, क्या पता बच्चा भूखा हो, क्या पता इसका पिता कहीं रोजगार करने गया हो और इसे वहां रोटी न मिली हो, क्या पता इसके जीवन में भयंकर अस्थिरता और अविश्वास और भविष्य के प्रति एक तरह का अंधेरा हो। इस तरह की भावनाएं, तो वहां से कहानी शुरू होती है। ये तो पहली चीज, संवेदनशील हृदय। और दूसरी चीज है शब्दों को जोड़ने की और लिखने की क्षमता। शब्दों का भंडार आपके पास होना चाहिए। लेखक बनना है तो ऐसे नहीं चलेगा। और शब्दों का भंडार आपके पास आएगा पढ़ने से। मुझे बचपन से ही 8वीं और 10वीं क्लास की उम्र में हम लोग राजस्थान में रहते थे। हमारे पिताजी पंजाब नेशनल बैंक में जॉब करते थे, तो हम दोनों भाइयों को, दूसरे भाई आप ये आपने देखे, लाइब्रेरी जाने का बहुत शौक था। और राजस्थान में बहुत अच्छी लाइब्रेरियां थी, बहुत संपन्न लाइब्रेरियां थी और उसमें बहुत सारी पुस्तकें होती थी कि हम लोग प्रतिदिन लाइब्रेरी में जाते थे और किताबों को पढ़ते थे। वहीं से शब्दों का संग्रह, कल्पनाशीलता और लिखने की इच्छा वहीं से पैदा हुई कि जब ये कहानियां लिखी जा सकती हैं तो हम क्यों नहीं लिख सकते। निराला लिख सकते हैं, प्रेमचंद लिख सकते हैं, जयशंकर प्रसाद लिख सकते हैं, तो हम क्यों नहीं लिख सकते। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। तो इतना पढ़ा है आपने इन लोगों को, आपके पसंदीदा लेखक कौन है जिनको आप पढ़ना बहुत पसंद करते हैं? असल में ये एक किसी लेखक का नाम नहीं लिया जा सकता, क्योंकि जैसे मुंशी प्रेमचंद को अगर मैं कहूं तो उनकी भाषा मेरी भाषा के अनुरूप नहीं है। वो बहुत सरल और उर्दू मिश्रित भाषा लिखते थे, जबकि मुझे अच्छी हिंदी लिखना पसंद है। क्लिष्ट हिंदी लिखने में भी मुझे रुचि आती है। अगर मैं जयशंकर प्रसाद की बात करूं तो वो इतना क्लिष्ट हिंदी लिख देते थे कि जनमानस को कई बार समझ में ना आए। जैसे महादेवी वर्मा है, बहुत बढ़िया। गौरापंत शिवानी है। गौरापंत शिवानी घटनाओं को ऐसे मोड़ती थी कि मुझे लगता था कि मैं यहां तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। इस तरह की घटनाएं नहीं मोड़ी जा सकती। तो एक लेखक का व्यक्तित्व मुझे लगता है कि समग्र, सबका एक घुला मिला व्यक्तित्व होता है। कोई चीज किसी की हमें पसंद आ रही है, कोई चीज किसी दूसरे की पसंद आ रही है, किसी की लेखन शैली पसंद आ रही है, किसी की घटनाओं का विवरण करना पसंद आ रहा है, किसी चरित्र चित्रण किसी का पसंद आ रहा है। इस तरह से एक व्यक्तित्व लेखक का बनता है। आपके उपन्यास पर आते हैं, पतन जी। ये अपने आप में जो है, इसके बारे में पहले दर्शकों को कुछ बताएं कि ये पतन, ये उपन्यास जो मैंने शुरू में ही बता दिया, एक जिस्ट तो दे ही दिया कि सत्ता, सुरा और सुंदरी, इनकी चाहत की तपन जो है आदमी को पतन की ओर कैसे लेकर जाती है। आप थोड़ा सा आप इसकी व्याख्या करें। ये उपन्यास असल में मेरे पूरे जीवन के बहुत बड़े हिस्से की भी कहानी है। मैंने जो चीज अब तक आपको नहीं बताई वो ये है कि मैं बहुत लंबे समय तक राजनीतिक जीवन में रहा हूं। मेरा राजनीति के प्रति बड़ा आकर्षण था और मैं छोटे मोटे पदों पर रहकर, जैसे मीडिया प्रभारी बन गया, कभी मंच संचालक बन गया, कभी और कभी प्रवक्ता बन गया, तो उसमें उनकी स्टोरी लिखी। तो वहां से इसका एक आधार शुरू होता है। तो मैंने ये महसूस किया कि राजनीति इंसान को पतन की ओर ले जाती है। इस उपन्यास का हीरो एक सिद्धांतवादी नौजवान है जो शिक्षा प्राप्त करके अपने परिवार का उत्थान करना चाहता है, कोई नौकरी करके। उसके पिता नौकरी करते थे, वो अपने सारे बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर के योग्य इंसान बनाना चाहते थे। इसकी भी कल्पना थी कि मैं भी अच्छी शिक्षा कहीं प्राप्त करूंगा, मगर ये शिक्षा के क्षेत्र में कोई बहुत उन्नत व्यक्ति नहीं था। तो ईश्वर ने हर व्यक्ति में कोई ना कोई प्रतिभा दी है। इस व्यक्ति के पास ये प्रतिभा थी कि वो भाषण बहुत अच्छा देता था, बोलने की कला थी, शब्दों का चयन करके बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात कहने की क्षमता रखता था। तो इत्तफाक से वो राजनीति की ऊंची सीढ़ी पर पहुंच गया। ठीक।
राजनीतिक कॉलेज के जमाने से ऐसा एक इत्तेफाक हुआ कि हालांकि वहां तक पहुंचने के लिए उसे बहुत कुछ गंवाना पड़ा, अपना प्रेम गंवाना पड़ा, अपने सिद्धांत गंवाने पड़े। अब राजनीति किस तरह आपको पतन की ओर धीरे धीरे ले जाती है, ये इसकी कहानी है। राजनीति कैसे आपको अपने शिकंजे में चारों तरफ से जकड़ लेती है, ये इसकी कहानी है। समानांतर रूप से इस उपन्यास में हिंदुस्तान की 1975 से लगाकर 2014 तक होने वाली सभी बड़ी राजनीतिक घटनाओं का भी स्पष्ट कहूं बल्कि सच्चा विश्लेषण है। मतलब उसमें कोई लाग लपेट या उपन्यासीकरण नहीं है, उसका सच्चा विश्लेषण है। भले ही वो इंदिरा गांधी का राजनीति में आना, भले ही वो ऑपरेशन ब्लू स्टार, भले ही वो राजीव गांधी की हत्या, भले ही वो श्रीलंका में लिट्टे से समन्वय होना, भले ही वो इंदिरा गांधी के खिलाफ दूसरी पार्टियों का राजनीति में आना, भले ही संजय गांधी की मौत, ये सारी चीजें इसमें समाहित हैं। और 2014 में जहां कांग्रेस की सरकार चली गई और एक दूसरा पक्ष आ गया, वहां तक इस उपन्यास में समाहित है। और तब तक हमारे नायक का पूरी तरह से राजनीति में पतन हो चुका था। ये इस उपन्यास का सार है। साथ साथ ये एक बोर उपन्यास भी है। ये बोर उपन्यास इस मायने में है कि मैंने इसमें राजनीतिक विचारधाराओं का बहुत अधिक विश्लेषण किया है। पोस्टमार्टम ही कर दिया आपने। मेरे हीरो और उसके मित्रों के द्वारा राजनीतिक बहस, लंबी बहस राजनीतिक, उसका विश्लेषण मैंने इसमें सारे पक्षों को रखने का प्रयास किया है। इसमें कहीं मार्क्सवाद भी है, इसमें कहीं लेनिनवाद भी है, इसमें कहीं दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानवतावाद भी है, इसमें कहीं गांधी भी है, इसमें कहीं लोहिया भी है। उन सबका तार्किक बहस जो हो सकती है, वो मेरे राजनीतिक जीवन के निचोड़ के आधार पर, वो शायद आम ड्रामेटिकल उपन्यास पढ़ने की लालसा रखने वाले लोगों को शायद कहीं बोर कर देगा, कहीं उसे शायद उतना पसंद नहीं आएगा। तो मगर वो है तो है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि अभी तक जितनी आपने इस कहानी की जिस्ट को जो बताया है, समझाया है, उससे कहीं से बोर लग नहीं रही है। इसमें कहीं ना कहीं एक जो है आदमी के अंदर एक चाहत होती है कि भाई हुआ क्या होगा, कैसे हुआ होगा। नॉर्मली जो है कहानी बढ़ती ही ऐसी इसी तरीके से है। तो अगर आपने अभी पतन नहीं पढ़ी है तो आप जरूर जो है आप ऑनलाइन इसको मंगा सकते हैं, इसका आनंद उठा सकते हैं। आपकी अगली किताब जो चौमासा, जो काफी जो है पहले आई थी सर, इसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगा। अल्टीमेटली ये भी एक उपन्यास थी और इस उपन्यास की अपनी एक कहानी है। जी। मैं चाहूंगा कि दर्शकों के साथ आप साझा करें इसको। अच्छा, ये एक पुलिस अधिकारी की कहानी है। इस उपन्यास में उत्तर प्रदेश की पुलिस की संरचना के बारे में बहुत से विस्तार से दिखाया गया है और खासतौर पर यहाँ अपराधी और पुलिस का क्या तालमेल होता है, किस तरह एनकाउंटर्स किए जाते हैं, किस तरह राजनीतिक पार्टियां अपराध को अपने लिए प्रयोग भी करती हैं, अपराध के दमन को भी अपने लिए प्रयोग करती हैं। दोनों काम अपराध से वो करती हैं। किस तरह राजनीतिक पार्टियों की सत्ता बदलने के बाद अपराधियों का परिदृश्य भी बदल जाता है, उनके काम करने की शैली बदल जाती है, उनके आका बदल जाते हैं। तो ये सारी चीजें इस उपन्यास में है। नाम इसका चौमासा क्यों रखा आपने? चौमासा, इसमें ग्रामीण परिवेश का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भाग इसमें ग्रामीण परिवेश का है। अच्छा। तो बारिश से और चौमासे से किस तरह से उनका जीवन प्रभावित होता है, ओके, ये इस तरह के भाव इसमें है। आजकल की जो राजनीति है, ठीक राजनीति की तरह साहित्य में भी एक तरीके से देखा जाए कुछ गुटबाजी भी जो है दिखने को मिलती है। कई बार आप साहित्य में आप चाहते हैं कि कुछ अच्छा जो लिखा है उसको प्रोत्साहित किया जाए, बढ़ाया जाए, लेकिन कई बार वो नहीं हो पा रहा है। जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां गुटबाजी ना हो। एक बिल्डिंग सोसाइटी का चुनाव होता है तो वह उस चुनाव में ऐसा वातावरण क्रिएट हो जाता है कि जिएंगे या मरेंगे मगर इस चुनाव को जीत कर रहेंगे। ये मानवीय प्रवृत्ति है। मुझे लगता है बचपन से ही एक इंसान के मन में एक स्पर्धा पैदा हो जाती है। साहित्य को इससे अछूता रहना चाहिए था मगर है नहीं। बहुत दुखद है कि अछूता नहीं है। मेरा छोटा सा शहर है गाजियाबाद, और अब से मुझे लगता है 10-15-20 साल पहले भी साहित्य के क्षेत्र में मरुथल जैसा ही था। शेरा यात्री जी, 2-4 और लोगों को छोड़ के, धनंजय सिंह जी, साहित्य के क्षेत्र में कोई बहुत ज्यादा दखल नहीं था। अब कुछ लोग हैं तो
उनमें भी गुट बने हुए हैं, जी एक दूसरे के कार्यक्रम में नहीं जाते, उनकी आलोचना करते हैं। मगर मैं स्वयं को हमेशा इस गुटबाजी से दूर रखने का प्रयास करता हूं जी और मैं हमेशा बस एक ही बात में विश्वास करता हूं कि लिखते रहो, लिखते रहो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज उन लोगों के लिए है रविंद्र सर, जो नए नए इस फील्ड में आना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं। हाँ। ऐसे युवाओं को आप क्या सलाह देंगे कि अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ अपना एक बनाना चाहते हैं, तो आपको क्या होमवर्क करके आना चाहिए? समय के साथ लोगों की रुचि बहुत बदल गई है। हमारे जमाने का लेखन अलग था और मैं ये जानते हुए भी कि मेरे जमाने का लेखन अब पॉपुलर नहीं रहा है, मैं उसे ही लिखता हूँ। मैं अपनी संस्कृति और अपनी विचारधारा और अपनी लेखन शैली को छोड़ नहीं सकता। मगर नए जमाने के लेखक और नए जमाने की रुचि अलग है, तो मुझे लगता है कि आप समकालीन ही लिखें ताकि लोग आपको उस इंटरेस्ट के साथ पढ़ सकें। अपनी पीढ़ी का लिखें, क्योंकि सारा परिदृश्य बदल गया है, सारा परिदृश्य बदल गया। आप सिनेमा को देखिए, आप नाटकों को देखिए। अब से 50 साल पहले फिल्म बनती थी बहू रानी, अछूत कन्या, विधवाओं के लेकर फिल्म बनती थी। मगर आज फिल्म की हीरोइन शादी होने के बाद अपने पुराने हीरो के साथ सहवास करके लौट आती है, तो वो सामान्य माना जाता है। तो सारा परिदृश्य और सारी संस्कृति बदल गई है। हम लोग उसे शायद उतना गहराई से पढ़ ना पाए या उसे लिख ना पाए। एग्जैक्टली। तो नई पीढ़ी को नए समाज के हिसाब से, नई संरचना के हिसाब से, अब हमारी कल्पनाओं में तो लिव इन नहीं हो सकता ना। हमारी कल्पनाओं में तो एक बहू होगी संस्कारित जो अपने परिवार में आएगी और अपने परिवार के लिए काम करेगी। मगर समय के साथ आप चाहे तो नई तरीके से लिखें। हालांकि उपन्यास लिखना बहुत मुश्किल काम है। अच्छा उपन्यास लिखिए, और मैं कहता हूं कि मत लिखिए उपन्यास शुरू में, पहले कहानियां लिखिए। कहानी का ही बड़ा रूप उपन्यास होता है। आप कहानी लिखेंगे और प्रभावशाली कहानी लिखेंगे। और दूसरा, एक लेखक के कंधे पर हमेशा ये जिम्मेदारी रहनी चाहिए कि वो समाज को कुछ दे। ये नहीं कि मैं कुछ भी परोस दूं और अपनी प्रचार के लिए, अपनी सफलता के लिए अश्लीलता परोस दूं, समाज की गलत दिशा परोस दूं। ये लेखक का धर्म नहीं है। लेखक को कुछ ना कुछ समाज को देना चाहिए। एग्जैक्टली। उसे एक चरित्र देना चाहिए, उसे एक देशभक्ति देनी चाहिए, उसे एक सामाजिकता देनी चाहिए। लेखक को देना चाहिए कुछ ना कुछ। जो नए नए पौध जो लोग आ चुके हैं, नए पीढ़ी के लेखकों में अगर कुछ लोग आपको पसंद हो, जिनको आप पढ़ते हो, या नए पीढ़ी के उनको देख के आपको लगता है कि हाँ, इनको और प्रोत्साहन मिलना चाहिए? बहुत नाम तो मुझे याद नहीं है, मगर मेरे पड़ोस में एक पूनम सिंह रहती हैं, वो लिखती हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं। और एक राजस्थान की प्रगति गुप्ता हैं, तो उनसे भी मेरा संपर्क है, बहुत अच्छा लिखती हैं। बहुत सारे लोग बहुत अच्छा लिखते हैं। तो ये जिस तरीके से देखिए, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान ही एक ऐसा इकलौता देश होगा जहां पे जगह जगह पहुंचते ही कहानियां बदल जाती हैं, दृश्य बदल जाते हैं, भाषाएं बदल जाती हैं और किरदार में बहुत ज्यादा परिवर्तन आ जाता है। अगर आप बिहार में हैं और बिहार से उठ के अगर आप बंगाल पहुंच गए, या बंगाल से उठ के राजस्थान पहुंच गए, तो अब बहुत सारी चीजें बदल जाती है। हरियाणा पहुंच जाते हैं तो एकदम सब कुछ बदल जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये जो इस हिसाब से देखा जाए तो प्रादेशिक भाषाओं में जो काम हो रहा है, उससे क्या आप संतुष्ट हैं? मतलब जो प्रादेशिक भाषाओं में लेखन का काम हो रहा है। आंचलिकता बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा लगता है। मगर न जाने क्यों साहित्य पर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की जो लेखक हैं उनका प्रभुत्व है। क्या पता एक ऐसा समूह है जो वहां के लेखकों को अधिक प्रोत्साहित करता है। ऐसा नहीं है कि कल्पनाशीलता हरियाणा में नहीं है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है, मगर प्रोत्साहन हमेशा, चाहे फणीश्वर नाथ रेणु हो, चाहे और सारे बड़े बड़े लेखक वहीं से आते हैं, बिल्कुल, तो उन्हें प्रोत्साहित भी अधिक किया जाता है। और हमारे खास तौर पे हमारा जो क्षेत्र है ये हरियाणा से मिला हुआ, कुछ पंजाब की संस्कृति इससे मिली हुई है, कुछ घुल-मिल वाला है, इसकी संस्कृति का प्रोत्साहन कम होता है। एग्जैक्टली। न जाने क्यों। हालांकि मेरे लेखन में राजस्थान का असर काफी है, क्योंकि मेरा जन्म राजस्थान में हुआ और राजस्थान की संस्कृति मुझे बहुत पसंद है। वहां के लोगों का सोचने का तरीका, रहन सहन, खान पान, एक दूसरे से प्रेम, पशु पक्षियों से प्रेम, उस पर मैंने बहुत लिखा है। और मेरी पहली कहानी
लक्ष्मणियारी बींद्री करके नाम थी, बींद्रनी पत्नी को कहते हैं। लक्ष्मणिया नाम के एक व्यक्ति की पत्नी थी, तो राजस्थानी टच में ही है। अच्छा। और उस पर राजस्थानी टच में मैंने कई कहानियां लिखी हैं। कुछ अगर आप पढ़ के सुनाना चाहें, आपकी तो सारी किताबें हम लोग के साथ हैं, अगर दर्शकों के साथ कुछ साझा करना चाहें तो बिल्कुल बहुत खुशी होगी सर। जैसे ये मुआवजा मेरी किताब है जी। इस मुआवजा में एक गांव, एक छोटा सा प्यारा सा गांव जिसमें गोधूली के वक्त गायों के गले में बंधी हुई घंटियां बजती हैं, जिसमें गेहूं की फसल पकने पर उसकी महक से सारा गांव महक जाता है, जिसमें गन्ने से गुड़ बनाया जाता है तो उसकी सुगंधी से लोग खींचे चले आते हैं। लोग खेतों में से उखाड़कर चने की फसल को, होला जिसे कहते हैं, उसको भून कर खाते हैं। तो एक दूसरे को आवाज लगा के आजा भैया होला खा ले। तो एक संस्कृति, वो प्यार, सामूहिक रूप से होली मनाना, सामूहिक रूप से उत्सव मनाना, या फसल बोने में सहकारिता, वो किस तरह समाप्त हो जाती है, किस तरह कुचली जाती है, उसको बड़े कष्ट के साथ मैंने इसमें वर्णन किया है। और इस किताब के जो आखिरी शब्द हैं वो मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। इस किताब की आखिरी लाइन, एक गांव के अनेक परंपराओं और अपनी संस्कृति में रचे बसे परिवार, गांव के घर आंगन, आंगन में खड़ा नीम का पेड़, गोबर और मिट्टी की लिपाई और मिट्टी के चूल्हे की सौंधी महक, गायों की खोर, मोर का नाचना, नई ब्याई गाय के बछड़ों का रंभाना और खीस का स्वाद, आम के बागों के बौर से उठती खुशबू, कोयल की कुहूक, बनते गुड़ की मीठी महक, गोधूली में जंगल से लौटती गायों के गले में बंधी घंटियों का मधुर स्वर, सलीम धुना की रुई धुनने की डिंग डिंग की आवाज, बुद्धन कुमार के अवे से उठता हुआ धुआं और उसकी सौंधी महक, होली के गीत, दुल्हन के स्वागत का संगीत, गांव की मिट्टी में नंग धड़ंग खेलते बच्चे, वसंत चाचा की किस्सा गोही और जुमलों की चौपाल, हुक्कों की गुड़गुड़ाहट के बीच उछलते मिसले, नुक्कड़ की दुकान पर जलेबी छानता हल्दू और हर मंगल को चने और मक्का के दाने भूनने को भार लगाता हुआ नेकीराम, कागज की लुगदी की डलियाओं में मक्का की खील बनवाने के लिए मुट्ठी भर अनाज लेकर भागते बच्चे, स्वांग, तमाचे, रामलीलाएं और नटों की कलाबाजियां तथा गांव के छोटे मोटे मसले सुलझाने के लिए लगती पंचायतें इतिहास की गर्द में दबकर विलीन हो गए हैं। एक गांव था जो अब नहीं है, कहीं नहीं है। क्या बात, क्या बात। तो उस गांव के मरने का दर्द इस कहानी में है, किस तरह से गांव मर जाता है, खत्म हो जाता है। ये बहुत खूबसूरत था सर, बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों के साथ ये साझा करने के लिए। मैं ये जानना चाहता हूँ, जब भी आप कोई कहानी या कविता या फिर उपन्यास लिखते हैं तो उसमें मतलब विरह भी है, दर्द भी है, धोखा भी है, मतलब इंसानी जीवन में जितने भी जो है उतार चढ़ाव आते हैं, सारी चीजें उसमें बुनी जाती हैं। लेकिन इसको बुनने के लिए क्या वो किरदार अपने आप आपके लेखन में वो बुनता जाता है, या फिर पहले से ही वो किरदार आपके दिमाग में उन चीजों को झेल चुका होता है? असल में बहुत सारी कहानियां हमारे आसपास हैं, हमारे चारों तरफ हैं। उदाहरण के लिए, मैं एक गांव में रहता था। उस गांव में एक बच्ची के साथ, जिसकी उम्र 10-11 साल होगी, एक आदमी ने बलात्कार किया, क्रूर बलात्कार। मतलब उस बच्ची में कोई यौन भावनाएं तो होती नहीं है, कोई उसमें गंदगी भी नहीं होती कि उसके पास चली गई, उसने उसे पकड़ लिया, उसके साथ बलात्कार किया। अब गांव की राजनीति है। थोड़े दिन बाद चुनाव होने लगी। जिस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ वो आदमी बाहर का रहने वाला था। जिसने बलात्कार किया वो गांव की एक जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या बाहुल, दबंग नहीं, जनसंख्या बाहुल वोट की दृष्टि से बड़ी जाति का व्यक्ति था। गांव की राजनीति में जब उसे मुआवजा देने का पक्ष आया या उसके साथ न्याय करने का पक्ष आया, तो लोग मूल्यांकन करने लगे कि हमको इस पीड़िता बच्ची का साथ देने से क्या लाभ होने वाला है। बाहर का आदमी है, एक बुटल्ली है, इसकी चला जाएगा अपने घर, तो हमको इस समाज से नुकसान होने वाला है। अगर इस बलात्कारी का हमने विरोध किया तो हमको राजनीति में नुकसान हो जाएगा। इस दृष्टि से लोग अगर सोचने लगे तो ये वास्तविक घटना आपके दिल को कितना ठेस पहुंचाएगी कि लोगों की संवेदना मर गई है, राजनीति हावी हो गई है कि कल को प्रधान के चुनाव होंगे। यहां से कहानी निकलती है, यहां से अपने आप में कहानी निकलती है। लेखक का अपना एक पक्ष होता है, उसे लगता है कि यह अन्याय हो रहा है कि इसको मुझे लिखना चाहिए,
मैं और कुछ तो कर नहीं सकता, इनसे टकरा नहीं सकता इस समाज से, मगर इसका एक पक्ष हो सकता है। इस तरह से कहानियां समाज में आपके चारों तरफ फैली हुई हैं, वहां से कहानी निकलती है। बहुत बहुत शुक्रिया।